चलिए, तो अलंकार का मतलब समझ में आया। अलंकार क्या होता है? आभूषण। ठीक है, अलंकार का मतलब आभूषण। जिस प्रकार से जो जेवर होते हैं, गहने होते हैं, किसी भी स्त्री पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं, उसी तरीके से जो अलंकार है वे काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। क्यों प्रयोग किया गया? ताकि अच्छा लगेगा और दिखने में सुंदर लगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अलंकार का विभाजन किया गया 3 भागों में, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। 3 भागों में विभाजन किया गया। जो शब्दालंकार है वो शब्द के आधार पर विभाजन किया गया, जो अर्थालंकार है उसका विभाजन अर्थ के आधार पर किया गया, और उभयालंकार का मतलब होता है कॉमन, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उभय का मतलब ही होता है कॉमन। ठीक है, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। अब शब्दालंकार के विभाजन को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। शब्दालंकार को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। एक और आ जाता है वक्रोक्ति अलंकार, जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जो सिलेबस में जो हमारे काम का नहीं है उसको नहीं पढ़ेंगे। तो अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब मैंने जब इसका विभाजन किया तो आप लोगों को एक चीज बताया था। क्या बताया था? कि इसको 2 भागों में बांटा गया, लेकिन किसके किसके आधार पर बांटा गया है? वर्ण और। तो अनुप्रास अलंकार किसके आधार पर हुआ? वर्ण के आधार पर, और ये दोनों शब्द के आधार पर। चलो अब आते हैं अनुप्रास अलंकार पर। चलो, अनुप्रास अलंकार पे तो आ गए, लेकिन पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर अनुप्रास ही है ना? तो उसके बारे में भी अब समझते हैं। अनुप्रास अलंकार, इसको कैसे पहचाना? जहां पर हमें काव्य दिखा, ठीक है, मान लो एक कोई भी दोहा रह गया और उसमें हमें ये समझ में आया कि एक ही वर्ण हमें बार बार दिख रहा है, तरण चुंजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, है ना? ठीक, चंदुक चाचान चंदुक चाचिस चांदिक चम्मच चटनी चटाई। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके हमें समझ में आ रहा है कि एक ही शब्द क्या है, बार बार आ रहा है ना? आपने गाना सुना, चंदा चमके चमचम, और पता नहीं क्या था उसके आगे। हाँ, तो वहां पर क्या है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। हाँ, वो यमक में है, अब वो यमक यमक नहीं है, कनक कनक है। चलिए देखिए, इसीलिए हमने कहा ना कि अपनी भावनाओं को अपने अंदर दबा के रखिए, पहले पूरी क्लास हो जाएगी, उसके बाद जो प्रश्न पूछना होगा पूछिएगा। ठीक है, तो देखिए, मुझे मालूम है कि आपने बचपन में कक्षा 7-8 में कभी जिंदगी में कभी अलंकार पढ़ा होगा, और वो आपके दिमाग में जो पहले किस में चला गया था, आपके अचेतन अवस्था में चला गया था। ठीक है, अब इसमें आ गया है, वो चेतन में आ गया है। तो उसको जो चेतन में आया है ना, तो उसको अपने दबा के रखिए। ठीक है, हाँ, अचेतन से अचानक चेतन में आ गया है, उसको अब क्या करिए, संभाल कर रखिए। चलिए, तो अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर समझिए, जहां एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, ये हमने हर बार पढ़ा है, समझा है, लेकिन इसका मतलब क्या है? जैसे वर्ण का मतलब एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है। अब एक बात बताओ, वर्ण का मतलब क्या हुआ? जैसे एक बात बोलो, जैसे इसमें एक उदाहरण अगर लिख ही देते हैं, जैसे यही लिखिए, चंदू के चाचा चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से। ठीक है, च तो हुआ, लेकिन अगर यही मैंने बोलूं, काका काकी गए, मान लो कुछ भी ऐसा लिख लो, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता, काका काकी गए कलकत्ता। ठीक, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर काका क्या है, एक शब्द है ना? काकी क्या है, शब्द है। कलकत्ता क्या है, एक शब्द है, लेकिन यहां पर भी तो वर्ण रिपीट हुए ना, काका का, काकी का, इसका वर्ण रिपीट हुआ, तो यहां पर भी अनुप्रास अलंकार बनेगा। ठीक है, तो शब्द भी है, लेकिन शब्द में भी वर्ण बार बार रिपीट हुए, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, भी डिटेल में समझेंगे। अब देखिए, जैसे यहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार को समझिएगा, तो अनुप्रास अलंकार जैसा कि मैंने बोला कि 5 भागों में बांट दिया गया। किसमें, कितने में? 5 भागों में। अनुप्रास अलंकार कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। ठीक है, कौन कौन से हैं?
छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है आप लोगों को कि कितने प्रकार हैं। मान लो वैसे तो याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, जैसे कुछ लोग कहेंगे यादें नहीं हो रहा है ना, तो ना याद करो ना याद करो, बस मतलब जानते रहो बस, ठीक है। तो देखो छेकानुप्रास क्या है, वृत्तानुप्रास क्या है, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ठीक, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले पकड़ते हैं हम लोग छेकानुप्रास को। छेका, जैसे हम छेका लिखे, छेका, ठीक है, जैसे हमने लिखा छेका, ठीक। छेका में कितने वर्ण, छेका में कितने वर्ण, 2, ठीक है अनिल सर। छेका में कितने वर्ण, 2, ठीक है। तो जहां पर किसी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार होगी वहां पर छेकानुप्रास। बोलो याद हो गया, याद हो गया। कहीं भी किसी भी काव्य में जहां पर वर्ण की आवृत्ति 2 बार आए, केवल किसी भी वर्ण की आवृत्ति केवल 2 बार आएगी, वहां पर कौन सा अलंकार, छेकानुप्रास। उदाहरण देखिए, ठीक है। उदाहरण क्या है, कहत कत, परदेशी की बात, वर दंत की पंगत कुंदकली, ठीक है। अब जैसे हमने बोला कहत कत परदेशी की बात, ये एग्जाम में अगर पूछ लिया, आ गया कि कहत कत परदेशी की बात में कौन सा अलंकार है, ये क्वेश्चन बना आपका, ठीक है। तो आप इसका क्या उत्तर देंगे, अनुप्रास अलंकार। अगर अनुप्रास में भी 4 ऑप्शन में ये दे दिया कि श्रुत्यानुप्रास है, लाटानुप्रास है, अंत्यानुप्रास है, ठीक है, या छेकानुप्रास है, तो आप क्या उत्तर देंगे, छेकानुप्रास। कैसे पहचाने, यहां पर क वर्ण 2 बार आया, बस, तीसरी बार कहीं दिखा नहीं। कह यहां पर दिखा है लेकिन इसको नहीं, कहत कत परदेशी की बात साथ में 2 बार आए, साथ में आएंगे, ठीक है। एक कंडीशन ये भी याद रखिएगा, जहां कोई बार 2 बार आए लेकिन साथ में आए, ठीक है, बीच में कोई और शब्द ना आए उसी के साथ, जैसे कहत कत, ठीक, साथ में आया तब ये 2 बार गिना जाएगा, वो तो अलग हो गया, ठीक, उसको यहाँ पे नहीं गिनेंगे। जैसे अब कह दो कि यहाँ पे देखो कुंद कली, ठीक है, यहाँ पर भी साथ में। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन नहीं दिया, परीक्षा में केवल यही पूछ ली, ये वाली लाइन, वर दंत की पंगति कुंद कली, तो यहाँ पर भी क और क दिख रहा है साथ में, इसलिए छेकानुप्रास, ठीक है। चलो छेकानुप्रास क्लियर हुआ। अब अगला जो अनुप्रास है वो कौन सा है, वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास में आप लोग जानते होंगे वृत्त, वृत्त कैसा होता है, ये क्या है, वृत्त है। अच्छा वृत्त कैसा होता है, गोला होता है। गोला क्या होता है, हाँ, आप लोगों ने वृत्त और गोला दोनों चीजें पढ़ी होंगी, तो दोनों में अंतर होता है। वृत्त क्या होता है, गोला क्या होता है, बताएं। हाँ, क्या होता है, टेबल पे, वेरी गुड। तो गोला क्या है, 3 डायमेंशन होता है, 3D होता है, ठीक है। और जो वृत्त होता है वो 2 डायमेंशन होता है, 2D होता है, ठीक। जो वृत्त है हम पेपर पे बनाते हैं, ठीक, और जो गोला होता है वो हाथ में भी ले सकते हैं, ठीक है। पृथ्वी कौन सी आकार की है, हाँ, गोल नहीं है, हाँ, वृत्ताकार है, पेपर पे है वो, अर्धवृत्ताकार भी। देखो पृथ्वी के लिए एक शब्द है जियोइड करके, क्या है, जियोइड, ठीक है। तो पृथ्वी कौन से आकार की है, जियोइड आकार की है, ठीक है। तो कभी भी आप लोग से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कभी कि पृथ्वी कौन से आकार की है, अंडा वंडा कुछ नहीं, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा यही, कौन से आकार, जियोइड का आकार की है, ठीक है। एक जियो, उसी से ही पृथ्वी के लिए स्पेशल शब्द ही बनाया गया, जियो से ही संबंधित है वो, ठीक है, जियोइड। तो देखो छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब वृत्तानुप्रास में जैसे मैंने बोला वृत्त, आप लोग वाटर साइकिल जानते हैं क्या होता है, जल चक्र,
इसमें पर्यावरण पढ़ा होगा। हाँ, जैसे सूर्य है ना, फिर यहाँ मान लो बादल आया, ये पानी बरसाया, ठीक, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो गया, फिर यहाँ से धूप आई, धूप क्या हुआ, वेपराइज किया, है ना, वेपराइज करने के बाद ये वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ से बादल बनेगा, ठीक है, सूर्य के पास नहीं जाएगा, यहाँ से आकाश में जाएगा, आकाश से बादल बनेगा, फिर बादल पानी बरसाएगा, फिर तालाब बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, जल चक्र। तो ये काहे पढ़ा है हम यहाँ पे इसको, क्योंकि वृत्ता के लिए, वृत्ता का मतलब कोई भी शब्द है जो बार बार आए, बार बार वही चले, ठीक है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, ठीक, त वर्ग बार बार घूम रहा है, जहां पर एक वर्ण क्रियावृत्ति बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, घूमती जा रही है, वो कौन सा अलंकार, वृत्त्यानुप्रास, ठीक है। तो जहां एक वर्ण अनेक बार आए या उसकी आवृत्ति वृत्तियों में हो, वृत्तियों मतलब एक साइकिल आया फिर दूसरा साइकिल आया, ठीक है, साइकिलिंग में हो, वहां पे कौन सा अलंकार, वृत्त्यानुप्रास। क्लियर है। अब उसके बाद आ जाता है श्रुत्यार्थ, बता अगले पेज में। बता तो दिया था, है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, चरण चोट चटकन चकोट अर उप सिर, है ना। तो ये क्या है, चो 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 चो, चंदुक चाचा चंदुक चाची, ये भी इसी में आएगा, ठीक। अब यहाँ पर है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास, जब किसी एक ही वर्ग के वर्ण, वर्ग का मतलब समझते हैं आप लोग क्या, हाँ, तो क वर्ग में जैसे, तो क वर्ग क्या मतलब जिसमें कवैया है पूरा, जैसे क ख ग गंगा, च वर्ग मतलब पूरा च वर्ग आए, च छ ज झैया, ऐसा करके, ठीक है। तो जहां पर एक ही वर्ण बार बार आए, एक ही वर्ग का, जैसे अगर मैं बांध कर लूं, जैसे त वर्ग है, तो त वर्ग में कौन कौन सा आएगा, त थ द ध न, ठीक है। जैसे मैं बात करूं त थ द ध न, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, त वर्ग हुआ ना। तो यहां पर अगर इससे संबंधित अगर आ जाएगा तो वहां पर क्या बनेगा, श्रुत्यानुप्रास, ठीक है। श्रुत्यानुप्रास का यहाँ पे उदाहरण नहीं लिखा है, आप लोग एक उदाहरण लिख लीजिए श्रुत्यानुप्रास का। दिनांत था हे, दिनांत, दिनांत, दिन में अंत लग जाता है तो दिनांत हो जाता है, कौन सा संधि बनेगा प्रिया बताओ, दिनांत में, दिनांत में कौन सी संधि, दीर्घ। दिनांत था थे, हाँ, दिनांत था थे, दीननाथ डूबते, दीननाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, सधेनु, सधेनु, सधेनु मतलब गाय के साथ, ठीक है। सधेनु में कौन सा प्रत्यय और उपसर्ग लगा है, धेनु तो हमारा मूल शब्द हुआ, तो यानी प्रत्यय लगा नहीं, फिर क्या लगा, उपसर्ग लगा, कौन सा उपसर्ग, स उपसर्ग, बस हमेशा मूल शब्द पकड़ा करें कि मूल शब्द क्या मिल के आ रहा है, फिर हमें उपसर्ग। सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे, ग्वाल बाल थे, गृह ग्वाल बाल थे, लिख लिया सबने, कमेंट करिए। गृह ग्वाल बाल थे किसके लिए है, किसके लिए है बताएं, कृष्ण के लिए था, है ना। तो देखो, जैसा कि आप अपने से देखो क्या क्या लिखा है उसमें, पढ़ो एक बार सब लोग उदाहरण पढ़ो। हाँ, तो यहाँ पर क्या क्या आया है, मैंने बोला दीन, है ना,
दीननाथ थे, है ना। और क्या था, ध था ना। तो ये सब किस वर्ग के हैं, त वर्ग के। त वर्ग में क्या क्या आता है, त, थ, द, ध, न। तो यहाँ पर देखो द भी आया है, ध भी आया है, थ भी आया है, न भी आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वर्ग के सारे अक्षर आए हुए हैं। त भी था, चलो तो त भी ले लिया, तो यानी एक वर्ग के सारे अक्षर आ गए। ठीक है, जहां पर एक ही वर्ग के सारे अक्षर जिस काव्य साहित्य में हमें दिखेगा वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुप्रास अलंकार का तो परिभाषा हमने लिखा हुआ है कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार हो, लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग है। यहाँ पे द भी है, न भी है, था भी, सब अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी अनुप्रास अलंकार। आयोग ने उत्तर गलत कर दिया, चलो कंप्लेन करते हैं, है ना। आंसर की आएगी, कहोगे आयोग ने उत्तर गलत कर दिया, कंप्लेन करेंगे तो नहीं। ठीक है, क्यों हुआ, क्योंकि ये कौन सा अनुप्रास है, श्रुत्यानुप्रास। इसका नाम श्रुत्यानुप्रास क्यों पड़ा, श्रुत्या, श्रुत इससे क्या रखेंगे, सुनने के लिए। श्रुत्यानुप्रास में बताओ प्रिया कौन सी संधि, फास्ट, गुड। तो श्रुत्यानुप्रास में कौन संधि, यण संधि। तो श्रुत्यानुप्रास, ठीक है, श्रुति और अनुप्रास, ठीक, श्रुति और अनुप्रास यानी सुनने वाला अनुप्रास। अब सुनने में कैसे हुआ, मैंने क्या बोला था, जो हम लोग जितने भी क्या आते हैं वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ये सब का उच्चारण स्थान एक ही होता है। जैसे क बोला तो गले से निकल रहा है, त बोला तो दांत से ही निकल रहा है। ठीक है, तो सुनने में एक जैसा पूरा प्रतीत होता है, त थ द ध न, ठीक है, एक ही जैसा लगा। क ख ग गंगा पूरा एक ही जगह से हुआ, तो इसीलिए इसका नाम श्रुत्यानुप्रास रख दिया। ठीक, आप लोग कैसे याद रखेंगे, ऐसे ही याद रखेंगे। श्रुत्यानुप्रास कैसे याद रखेंगे, श्रुत्या से याद रखिएगा सुनना, और सुनेंगे कैसा, एक ही उच्चारण स्थान वाला सुनेंगे, इससे याद रखिएगा श्रुत्यानुप्रास बनेगा। ठीक है, समझे। आगे अब लाटानुप्रास क्या होता है। अब इसमें क्या है, लाटानुप्रास एक आपने बहुत पहले या कभी न कभी किसी बुजुर्गों से जरूर सुना होगा, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, सुना है ना। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय, है ना। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम कैसे, कि धन नहीं संचना है, ठीक है, खर्च करते रहो। अगर पूत, अगर हमारा बच्चा अगर सपूत होगा, अच्छा होगा तो कमा लेगा खुद ना, लेकिन अगर बिगड़ैल होगा तो उसके लिए काहे धन संचय, उड़ा देगा सब जुआ में। तो ऐसे अनुप्रास अलंकार को हम लोग क्या कहते हैं, लाटानुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, लाटानुप्रास। अब इसमें कहेंगे कि लाटा कैसा है, एक लट लगा हुआ है, ठीक है, एक ही चीज जब घूमती है, लट का मतलब भी क्या होता है कि एक बार में वही चीज बार बार रिपीट करे, ठीक है, एक जैसा ही वहां पर हो, तो उसको कहते हैं लट। सर जी एग्जाम में आता है, क्या आता है, चलो अच्छा वो वाला श्रुत्या वाला, ठीक है। तो क्या समझे इसका मतलब, यहाँ पर एक चीज और है, जैसे पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो धन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, इसमें बस फर्क कितना है, फर्क सिर्फ कॉमा का है, देखो है ना। हाँ कट रही है, अभी वो पढ़ाई कहाँ है, परिभाषा लिख रहे हो क्या। तो देखिए, तो लाटानुप्रास समझ गए। नहीं तो अलग अलग लोगों के लिए हो गया ना। पूरा का पूरा वाक्य रिपीट कर जाएगा, जहां पर पूरा का पूरा वाक्य रिपीट करेगा और अर्थ सेम है, अगर अर्थ अलग हो गया तो यमक में चला जाएंगे। जैसे किसी शब्द का अगर अर्थ अलग हो गया तब तो यमक अलंकार बन गया वहां पे, है ना। लेकिन अगर सेम अर्थ है और रिपीट हुआ है तो वहां पर क्या बनेगा, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार में यहाँ पे अंतर आएगा, अभी यमक अलंकार पढ़ेंगे समझेंगे। चलो
लाटानुप्रास हो गया। अब अगला है हमारे पास अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का विच्छेद करेंगे। बताइए जी कौन सी संधि है अंत्यानुप्रास में? गुड, विच्छेद करिए। अंत में आने वाला अनुप्रास अंत्यानुप्रास। ठीक, नॉर्मल हमें समझ में आ रहा है, अंत अलग लग रहा है, अनुप्रास अलग लग रहा है। तो अब कभी भी अंत्यानुप्रास पहचानने का तरीका क्या रहेगा? हम एकदम अंत में देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? अंत में। जैसे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुर भूप। तो लास्ट में देखिए क्या है, प वर्ड रिपीट हुआ है ना? यहाँ पर प यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, यानी कह सकते हैं जितने भी तुकांत वाली कविताएं हैं वे सब हमारी किस में जाएंगी? अंत्यानुप्रास में। तो कभी भी अंत्यानुप्रास, जैसे अगर मान लो ये लिख दिया पवन तनय संकट हरण, इसमें बताइए कौन सा अलंकार है? तो कैसे खोजेंगे? मान लो दिमाग में आया अनुप्रास आया, यमक आया, श्लेष आया। क्या श्लेष हो सकता है? नहीं हो सकता। अनुप्रास हो सकता, यमक हो सकता था क्या? कहीं भी ये कोई रिपीट हुआ? नहीं हुआ। अर्थालंकार में खोजने लगेंगे, अर्थालंकार भी पढ़ेंगे तो समझाएंगे कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, नहीं मिल रहा है कोई, तो यहाँ पर हमें एक चीज दिख गया कि यहाँ पर अंतिम में रिपीट हो रहा है वर्ण, इसलिए हमारा ये क्या है? अनुप्रास। और अनुप्रास में कभी अगर ये पूछ लिया कि कौन सा अनुप्रास है, तो ये याद रखिएगा कि किस में आया है? अंत में आया है, इसलिए हमारा क्या बना? अंत्यानुप्रास। बोलो अनुप्रास अलंकार क्लियर हुआ? सुधन अर्थ स्वार्थ हो जाएगा। हाँ, श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास जिसमें एक ही वर्ण, एक ही वर्ग का सारा आ जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, जैसे द भी है, त भी है, न भी है। ठीक है, श्रुत्यानुप्रास के ज्यादा उदाहरण मिलते नहीं कहीं, ये उदाहरण बहुत मुश्किल से खोजा है मैंने। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग यमक अलंकार पर। यहां तक क्लियर हो गया अलंकार? आज हम लेट हो गए, कुछ भी नहीं देख पाए, कोई बात नहीं। यहां तक अलंकार क्लियर है सबका? कोई डाउट अनुप्रास अलंकार में? क्यों सर, क्लियर है? चलिए, यमक अलंकार। यमक का मतलब क्या होता है? यमक, यमक का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, जैसे दो प्रेमी होते हैं, है ना, वैसे प्रेमी तो उसमें क्या होते हैं? जोड़े में होंगे। ठीक, तो जो युगल हुआ वो क्या हो गया? जोड़ा। तो यमक का मतलब ही अपने आप में क्या है? जोड़ा। कहीं दो लोग जा रहे हैं तो बोलेंगे देखो यमक जा रहा है, यमक का मतलब जोड़ा जा रहा है। ठीक है, हंस का जोड़ा यमक हुआ। ठीक, चलो तो यमक का मतलब क्या है? जोड़ा हो गया। अब देखो, ये जोड़ा वो वाला जोड़ा नहीं कि ये वाला जोड़ा नहीं, फेविकोल वाला। चलो, तो यमक अलंकार समझे? क्या समझे? समझाए नहीं तो समझो कहां से भी। देखो, यमक अलंकार का मतलब क्या है? जहां पर एक ही शब्द, अब यहाँ पे वर्ण भूल जाओ, अब यहाँ पे क्या आ गया? शब्द। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति क्या हो जाए? एक से अधिक बार हो जाए, वहां पे कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। जिस काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए लेकिन उनका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। ठीक है, उनका अर्थ क्या हो जाए? अलग अलग हो जाए। ठीक, तो वहां पर कौन सा अलंकार? जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, है ना, सजना। एक सजना का मतलब क्या हो गया? सजना सवरना। ठीक, सर ये कैसे सही होता है? बार बार भाग रहा उधर। एक सजना का मतलब क्या होता है? हाँ, जो भी है। एक क्या कहते हैं? सोना कितना सोना है सोने जैसा मेरा मन, है ना।
तो एक सोना मतलब कौन, वो जो बाबू सोना हो गया, ठीक। और एक सोना मतलब सोना कितना सोना है, एक सोना मतलब होता है सुंदर, ठीक है। सोना कितना सोना है, और सोने जैसा मेरा मन, मतलब मेरा मन जो है सोने जैसा एकदम चमकता रहता है। तो यहाँ पे सोना का कितना अर्थ निकला, 3 अर्थ। कौन सा, एक तो हो गया अपने प्रीतम के लिए बोला, दूसरा सुंदर के लिए बोला, तीसरा धातु के लिए बोला, ठीक है। तो जहां पर एक ही वर्ण, एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो तीनों जगहों पर, तो वहां पर कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। जैसे जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं, ठीक है। जेते तुम तारे तेते तेते नभ में ना तारे हैं, ठीक है। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। तो यहां पर क्या है, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इसका मतलब तुम जैसा तारा पूरे संसार में, पूरे आकाश में ऐसा कोई तारा नहीं है ना। जैसे कहते हैं ना कि जैसे मम्मी बोले अरे तुम तो हमारा तारा हो, आंखिक तारा हो, है ना। तो तुम जो तारे हो पूरे आकाश में ऐसा कोई तारा नहीं है, ठीक है। हाँ तुम स्टार हो, ऐसा स्टार कोई आसमान में भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ये स्टार हुआ, ठीक। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। तो एक आया घटा, दूसरा आया घटा। एक घटा का मतलब क्या हुआ, कम होना, और एक का नहीं, घमंड नहीं, एक घटा का मतलब हुआ कम होना, एक घटा का मतलब है काला या बादल। काली घटा यानी काला बादल। कहते हैं घटाएं, ये घटाएं बरस रही हैं, है ना। चलो, तो काली घटा का घमंड घटा, यानी घमंड क्या हुआ, कम हो गया बादलों का, ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, यमक अलंकार। कोई डाउट यमक अलंकार में, कोई उदाहरण आपके मन में। हाँ तो जैसे कनक कनक है, तो एक कनक का मतलब सोना हो गया, एक कनक का मतलब धतूरा हो गया, ठीक है। हाँ एक को खाने से पागल हो जाते हैं, एक को पाने से पागल हो जाते हैं। जगवा खाए बहु रहा है, जगवा पाए बहु रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यमक अलंकार क्लियर, कोई नहीं डाउट है। अब आते हैं श्लेष अलंकार पे। जैसे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैंने बोला बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, आया है मतलब, आया मतलब आना। आप लोगों के यहाँ जब कभी घर वर में कुछ काम करने वाले लोग आते हैं, नौकर वोकर, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको भी तो आया बोलते हैं, है ना। तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ठीक है। एक अर्थ हुआ आया के लिए, और एक अर्थ हुआ आने के लिए, ठीक है। कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, विदेश से आया अमेरिका से पैसा वैसा लेके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये दुख भरी कहानी में बोल रहा है कि फिर भी कह रहा है कि बरसाओ फूल, ठीक। तो एक आया का मतलब हुआ मेड के लिए, एक आया का अर्थ हो गया किसके लिए, आने के लिए। शब्द एक है ना यहाँ पे शब्द कितने, एक, लेकिन अर्थ अनेक है या अलग अलग हैं, ठीक है। तो जहां पर कोई शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो जाएगा, तो वहां पर कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार। बोलो क्लियर है। चलो अब जैसे यहाँ पर मान के चलो, जैसे ये मेरी किताब है, ठीक है। कितनी किताब है, एक किताब है ना। लेकिन अगर मैं इसको फाड़ के बीच में कर दूं तो कितना हो गया, 2 हो जाएगी। इसका 4 पार्ट भी कर सकते हैं, 5 पार्ट भी कर सकते हैं, या जितने पन्ने हैं एक एक पन्ना कर देंगे, एक एक किताब बन जाएगी, ठीक है। या एक एक किताब हो जाएगी अलग अलग।
तो कहने का मतलब श्लेष का मतलब क्या हुआ? श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या है? चिपका हुआ। चिपकने का मतलब क्या हुआ कि है चीज एक ही, लेकिन उसमें क्या है, अलग अलग है, अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर है? श्लेष अलंकार मतलब समझी क्या? जहां पर शब्द एक ही हो लेकिन उसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, वो क्या है, श्लेष अलंकार है। चलिए कोई और एग्जाम्पल, जैसे रहीम दास जी क्या कहते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पाने सब सून, पाने गए न उबरे मोती मानस चून। तो मोती मानुष चून, लास्ट में क्या कहे हैं, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहेंगे मां श्लेष कैसे हुआ? तो पानी गए न उबरे, अगर पानी गया तो इनमें से 3 लोग जो हैं उबर नहीं पाएंगे। उबरने का मतलब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कौन कौन? मोती, मानुष और चून। मोती का मतलब आप लोग जानते होंगे, जो सीप होती, सीप जब बरसात की बूंद या ओस की बूंद जब उस पर गिरती है तब वो मोती बन जाता है ना। उसी तरीके से जो मनुष्य है, आप लोगों को 2 दिन पानी ना पिलाया जाए तो क्या होगा, है ना? ठीक है, हालत खराब हो जाएगी, कुछ लोग निपट भी जाएंगे। ठीक, कुछ लोगों की क्षमता जब ज्यादा रहेगी तो आगे बढ़ेंगे। तो मोती, मानुष और चून। चून का मतलब होता है चूने से। आप लोगों को मालूम होगा जो चूना होता है, चूने में भी पानी डाल के एकदम गीला किया जाता है ना। लेकिन अगर चूने का पानी सूख गया तो क्या होगा, खराब हो जाएगा, तब उसको खाया नहीं जा सकता, ना खाया जाएगा ना लगाया जाएगा। ठीक है, चूना दुनिया में ऐसी चीज है जो खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है। ठीक, अगर पान में लगा दिया जाए, जैसे चूना है, जैसे अगर मैंने यहीं पर एक शब्द बोल दिया कि बनवारी ने चूना लगाया, ठीक है, यहां पर मैंने बोल दिया बनवारी ने चूना लगाया, यहां पर श्लेष अलंकार हो गया। अगर ये काव्य में होता तो गाए जाने योग्य होता, तो क्या होता है, ये श्लेष अलंकार। कैसे? चूना लगाया, चूना लगाया का 2 अर्थ निकल रहा है। हो सकता हो कि उसने पान में चूना लगा लिया हो, या हो सकता हो किसी को ठग लिया हो। ठीक है, तो दोनों अर्थ निकला। तो जहां पर 2 अर्थ निकलेगा, शब्द एक ही रहेगा, वहां पे कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। बोलो क्लियर है? सुबरन को ढूंढत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुबरन, सुबरन को ढूंढता फिर रहा है कौन? कवि भी ढूंढता है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है। व्यभिचारी मतलब होता है क्या, बताओ? व्यभिचारी मतलब बनिया, ठीक है, और चोर, चोर, सुबरन, चोर, चोर मतलब सोना होना के लिए भी। तो सुबरन का 3 अर्थ निकला, कवि के लिए अलग है, व्यापारी के लिए अलग है, या सुनार के लिए, व्यभिचारी को हम लोग सुनार भी कह सकते हैं, सुनार के लिए अलग है, और चोर के लिए अलग अलग महत्व। ठीक है, सुबरन का मतलब तीनों के लिए अलग अलग निकला। सुबरन, इसको भी विभाजित करें, सु एक बरन हो गया, दूसरा सोने के लिए भी कहते हैं। ठीक है, एक तो सुबरन हो गया जो कवि प्रयोग करते हैं अपने कविताओं में, ठीक है, और एक हो गया सोने के अर्थ में। ठीक है, सोना मतलब स्लिप नहीं, ठीक है, एक सोने का अर्थ सोना भी हो जाता है। ठीक है, 4 अर्थ निकले ना सोना का। चलो, चलो, पट देत बार बार, वेरी गुड। मंगन को देख पट देत बार बार है। एक पट, पट जानते हो क्या होता है? एक पट मतलब तो जैसे दरवाजा पट कर दिया, ठीक है, बंद, दरवाजा को बोलते किवाड़। कपड़े को भी पट कहते हैं एक जगह, है ना, कपड़ों को भी, वस्त्र को भी क्या कहते हैं? पट कहते हैं। चलो, तो श्लेष अलंकार क्लियर है? चलो, श्लेष अलंकार के बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ पे बारी आ जाती है अर्थालंकार की। वक्रोक्ति यहाँ पे लिख दिए हैं, पढ़ना है तो पढ़ लो। जहां कोई बात किसी अर्थ के लिए कही जाए पर सुनने वाला कुछ और समझ ले, ठीक है, तो इसको कहीं कहीं क्या मान लेते हैं? अर्थालंकार या सेमी अर्था मान लेते हैं, इसलिए इसको शब्दालंकार में बहुत महत्व नहीं दिया जाता। आप लोग को मालूम है, जिसका जो अस्तित्व है ना, अगर वो अपना अस्तित्व खो के किसी दूसरे के चक्कर में पड़ता है
तो ना ये रह जाता है ना वो रह जाता है। क्या कहते हैं, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया, है ना। चलो सर, आज और कल की ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी शाम तक, कितने बजे, 5 से 7 के बीच में मिल जाएगी। तो वक्रोक्ति का मतलब यही है, जैसे आयु मधुमास के प्रीतम ये नहीं, आयु मधुमास के प्रीतम ये नहीं, एक बार में बता रहा है एक बार में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये मतलब है इसका। या एक बार जैसे जैसे इसने बोला, जैसे मैंने आपसे बोला कि आज शाम को क्लास होगी, ठीक, फिर आप में से किसी ने पूछा आज शाम को क्लास होगी, है ना। तो जैसे मैंने बोला आज शाम को क्लास होगी, और आप लोग क्या पूछ रहे हैं, आज शाम को क्लास होगी। शब्द एक ही है, पूरा वाक्य सेम है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया, वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। वक्र उक्ति कौन सा संधि हुआ ना वक्रोक्ति में, बोलो जल्दी, नहीं पढ़ी हो। ये आंसर कभी मत दिया करो, हमको नहीं पता, बहुत गुस्सा लगती है, यहीं बगले में मार देंगे 1 घंटा आप, ठीक। चलो देखो, वक्रोक्ति अलंकार, वक्र उक्ति, अ और उ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा, ठीक। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, वक्र और उक्ति, वक्रोक्ति है, ठीक। जहां कोई भी बात एक बार कही गई, अर्थ अलग अलग निकल के आ गया, समझने वाला कुछ और समझ लिया। जैसे मैंने बोला कि आज शाम क्लास होगी, वो कोई फोन करके बोला आज शाम क्लास होगी, तो वहां पर क्या बन गया, वक्रोक्ति बन गया। आते हैं अर्थालंकार पर। इतने अच्छे से हिंदी पढ़ाए हुए, संधि बंदी सब पढ़ाए हुए, हमको नहीं पता ये कौन सा उत्तर है, हमें नहीं पता। अर्थालंकार, अर्थालंकार का मतलब क्या है, हाँ क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अर्थालंकार का मतलब क्या है, जहां पर अर्थ की बात हो जाए, अर्थ के आधार पर जहां पर अलंकार आएगा, या जिस अलंकार को हम अर्थ के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे, वहां कौन सा अलंकार, अर्थालंकार। यहाँ शब्द, हमें शब्द से कोई मतलब नहीं, वर्ण से कोई मतलब नहीं, हमें अर्थ से मतलब है, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, सबको देखो, होते बहुत ढेर सारे हैं, मुख्य हमने 7 लिए हैं। कौन कौन सा, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीय, असंगति, विरोधाभास, ठीक है। हाँ हाँ, दिखने में 7 लग रहा है, पढ़ाएंगे तुरंत समझ जाओगे, नहीं मिक्स नहीं होगा, समझ जाओगे बस। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार, असंगति अलंकार, विरोधाभास अलंकार, ठीक है। इनमें से भी बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है। स्टार्टिंग के 5 बहुत बार परीक्षा में आ जाते हैं, ठीक है। सबसे बात आ जाती है पहला उपमा। उपमा में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। चलो देखो, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर सुवर्ण को खोजत फिरे कभी बिचारी। अच्छा, उसको पूरा कर दिया, गुड। उपमा समझे, इसमें 2 शब्द मिलता है, एक होता है उपमेय, होता है एक उपमान। इसकी जब हम लोग परिभाषा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, हाँ, इसमें मैंने क्या उपसर्ग बताया, उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब हमने पढ़ा है कल या परसों की क्लास में, समीप, पास, है ना। उपसर्ग का एक अर्थ और क्या होता है, पास, ठीक है। उपमा मतलब पास, माँ का मतलब होता है अर्थ के लिए, ठीक है, यानी किसी के अर्थ के एकदम जब पास आ गए, है ना। जैसे मैंने बोला कि वह रवि सा लग रहा है ना, जैसे मतलब वो रवि सा लग रहा है, तो वहां पर क्या हो गया, वो उपमा हो गया, यानी पता नहीं रवि है कि नहीं, लेकिन उसके जैसा लग रहा है, एकदम पास में आ गया है, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट कहेंगे कि ये थोड़ा, अगर ये टोपी ना लगाया होता तो एकदम ये रवि होता, है ना। ऐसा कहते हैं ना कभी कभी किसी को देख के, कि इसने अगर चश्मा ना लगाया होता तो ये वही होता, या इस लड़के को चश्मा पहना दिया जाए तो ये मोहित हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसा कहते हैं। तो ये क्या है, उपमा मतलब अर्थ एकदम पास में आ गया, ठीक। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अंतर हमें समझ में आ रहा है, यहाँ पे अंतर होता है लेकिन थोड़ा बहुत
फर्क नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं उपमा, इसका मतलब है। अब उपमेय क्या है, उपमान क्या है, इसको समझ लेते हैं। जिसकी उपमा दी जाए वो क्या होता है, उपमेय। जैसे मैंने बोला रवि, तो रवि क्या हो जाएगा, उपमेय। और जिससे तुलना या जिससे उपमा की जाए, जिससे मैं कर रहा हूं, ठीक है, जैसे वह लड़का रवि सा लग रहा है, तो वह कौन हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। तो उपमेय और उपमान क्या होता है, समझे। ठीक। ये क्यों झांक किया, ए शिवम, पढ़ना हो तो क्लास में बैठ जाओ। चलो, उपमेय और उपमान क्या है, अलंकार ऐसा टॉपिक है जल्दी सबके समझ में नहीं आता है, ठीक। तो पढ़ ले। उपमा को समझने के लिए उप का अर्थ समीप हो गया, ये वही है जो मैंने बताया, ठीक है। मापना तोलने के लिए अर्थ भी हो गया, ठीक है। चलो, कंपेयर किया और उसके एकदम समीप आ गया, लेकिन फिर भी हल्का सा अंतर रहा, तो वहां पे क्या मिला, उपमा हुआ। चलो, ये तो हो गई परिभाषिक किताबिक भाषा और थोड़ा समझने के लिए हो गया। अब हम अगर एग्जाम में तुरंत मिल गया तो कैसे पहचानेंगे। अब इसको हम क्या से पहचानेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि, अरे यार, हाँ क्या, ये चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, है ना। तो उसका चेहरा कैसा है, चांद सा। तो चांद क्या हो गया, उपमेय, और किसका है, उसका है, इसलिए भी क्या हो गई, उपमान हो गई। तो उपमेय और उपमान समझे। और चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है, मतलब उसका चेहरा एकदम चांद जैसा है, क्योंकि बीच में उसके बहुत ढेर सारे पिंपल हैं, है ना। गोरी तो बहुत है, लेकिन क्या है, बीच में बहुत ढेर सारे पिंपल है, इसलिए उसका चेहरा कैसा है, चांद जैसा है ना। और आपने एक लाइन है कि ए चांद हमने भी चांद देख रहा है, तुझमें तो दाग है हमने बेदाग देखा है। तो ये अपने प्रीतम के लिए बोलते रहते हैं ऐसे। ये क्या है, अतिशयोक्ति है ना, बढ़ा चढ़ा के बोला गया कि ए चांद हमने भी एक चांद देखा है, तुझमें तो दाग है हमने बेदाग देखा है। तो देखो, तो ये क्या बन गया, अतिशयोक्ति हो गया, ठीक है। तो चांद सा रोशन चेहरा, ये झील सी नीली आंखें, तो इसमें हमें क्या दिखा, सा दिख रहा है या सी दिख रहा है। जहां पर सा या सी दिखेगा, अब यहाँ पर आपको परिभाषा दिमाग से हटा देनी है, सीधे आपको परीक्षा में बैठे हो, आपको एग्जाम में ये उदाहरण दिख गया, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है। क्वेश्चन पूछा, हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, ठीक। परिभाषा के आधार पर चलेंगे तो क्या है, हरिपद कोमल कमल से, यानी तुलना कर रहा है, और किससे, हरि का जो पद है ये किसके का समान बता रहा है, कमल से अच्छा बता रहा है, या तुलना कह रहा है उसके समान बता रहा है, ठीक है, निकट बता रहा है। ये समझने के आधार पर हो गया। लेकिन ट्रिक क्या कहेगी, जहां पर हम यहाँ दिखा सा सी से, जहां पर सा सी से दिखेगा तुरंत बोल देंगे उपमा अलंकार। पड़ी थी बिजली सी विकराल, है ना, पड़ी थी बिजली सी विकराल, तो यहाँ पर सी आया, इसलिए कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। चलो, नहीं याद हो रही ट्रिक, और कैसे याद रख सकते हैं, उपमा किसी लड़की का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो उपमा देख के सब क्या मारते हैं, सीटी मारते हैं, ठीक है। तो सी, सा, से ऐसे याद रखेंगे तो क्या बनेगा, उपमा अलंकार। उपमा आई, सीटी बजी, उपमा या सीटी कहाँ बजेगी, जहां पर उपमा होगी, ठीक है। तो कभी भी यहाँ पर सा या सी दिखेगा तो सी से याद रखिए, सीटी से याद रखिएगा सी, तो कहीं भी सी दिखेगा तो वहां पर कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। चलो, क्लियर है। बहुत बढ़िया। देखो, मुख बाल रवि सम, अब कहेंगे कि यहाँ पे सम है और सा भी है,
तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि कहीं भी सा रहे, सी रहे, से रहे, सम रहे, जिमी रहे, ज्यो रहे। ज्यो का मतलब भी वही होता है कि ज्यो का मतलब भी उसके जैसा ही होता है, ठीक है। तो कहीं भी इनमें से कुछ भी ऐसा दिख जाएगा तो वहां पर क्या मानेंगे, उपमा अलंकार। क्लियर है। आगे बढ़िए रूपक पे। रूपक में वैसे तो अधिकतर आपका 95% जो उदाहरण होते हैं उसमें आपको योजक चिन्ह दिखेंगे, है ना। अब 5% मैंने छोड़ दिया है। 5% इसलिए छोड़ा है, कुछ जगह पे रूपक अलंकार मतलब होना चाहिए लेकिन लगाते ही नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए। लगता है आयोग ने मेरा वीडियो देख लिया रहा होगा अलंकार वाला पुराना, कि ये तो रूपक में तुरंत ही पहचान लगा दे रहा है। तो आयोग कभी कभी क्या करता है, उत्तर देगा, योजक लघु पे नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर, ठीक है, ये लिखा है। अगर इसमें से अगर हम योजक हटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर दिख रहा है योजक चिन्ह दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी योजक चिन्ह दिख रहा है। तो पहचानने का तरीका हमारा क्या है, ये हमारा रूपक अलंकार, ठीक। कभी कभी आपको किसी न किसी काव्य में योजक चिन्ह भी मिल जाएगा, ठीक है, और उसी के साथ आपको सा या सी दिख जाएगा, तब वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, तब वहां पर उपमा अलंकार बनेगा, ठीक है। अगर कहीं पे योजक चिन्ह भी है, सा या सी भी है, तो कौन बनेगा, उपमा बनेगा। योजक चिन्ह है, जन जन जानो मनु मन मानो में से कुछ है, तो वहां पे क्या बनेगा, उत्प्रेक्षा बनेगा, ठीक है। अभी उत्प्रेक्षा पढ़ेंगे। तो और बाकी अगर नहीं है कुछ और तो रूपक सीधे, ठीक है। रूपक में योजक चिन्ह, जहां उपमेय में उपमान को के रूप को दिखाए हैं, ठीक है। उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, समझ गए। अब यहां पर समझो, चरण कमल बंदो हरिराई। आपने अभी पीछे पढ़ा कि हरि पद कोमल कमल से, यानी हरि का जो कमल है, सॉरी चरण है, वो कमल से भी कोमल है ना। वहां पर हमने तुलना कर दी। लेकिन यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे ये हो रहा है कि जो हरि का चरण है वो कमल के समान है। यहाँ पर बराबरी दिखा रहा है, वहां पर तुलना हुई, यहाँ पर बराबरी हुई। तो यहाँ जानते हैं जब सा या सी लगता है तो वहां पर तुलना होती है, और जहां पर योजक हुआ, योजक का मतलब ही होता है बराबर करना, ठीक है। जब आप लोगों ने द्वंद्व समास पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं योजक चिन्ह लगता है, क्यों, दोनों पद को समान करने के लिए, ठीक है। तो योजक का अपने आप में अर्थ ही आ जाता है बराबर करना, ठीक है। जैसे रघुवर बाल पतंग, रघुवर, जैसे रघुवर कैसे लग रहे हैं, जैसे बाल पतंग है ना, इस तरीके से। और गिरि क्या है, गिरि मतलब हो गया पर्वत, ठीक है। उदित उदयगिरि, ये कैसा हो गया, मंच बन गया है ये, ठीक है। ये किसके समान हो गया, मंच के समान हो गया। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, क्या बोलते हैं कृष्ण, कहते हैं मुझे खेलने के लिए चंद्रमा चाहिए। अब बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी डिमांड है ना, कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। हनुमान जी बड़े थे, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए तो क्या चाहिए, सूरज चाहिए, है ना। बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें, ठीक। उनको खाने के लिए सूरज चाहिए, इनको खेलने के लिए चंद्रमा चाहिए, तो दिन और रात तो गायब हो गया ना। तो चलो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो, ठीक है। तो ये क्या बना, हमारा रूपक अलंकार बना। इस प्रकार से योजक चिन्ह है। नहीं योजक चिन्ह रहेगा तब कैसे पहचानेंगे, तब ऐसे ही पहचानेंगे कि क्या आपस में समानता बता रहा है कि नहीं। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना चाहिए, कौन सा खिलौना, खिलौना कैसा चाहिए, चंद्रमा के जैसा, या चंद्रमा वाला खिलौना चाहिए हमें, ठीक। चरण कमल मंदो हरिराई, क्लियर हो गया। बीत विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी। यहाँ पे है जो अंबर है उसको किसके समान बता गया, पनघट जैसा हो गया है, और उसमें क्या डुबो रही है, तारा घट, जो तारा है वे तारा घट उषा नगरी जो है हमारी, मतलब ये जब शाम होती है उस समय का दृश्य कवि जो है चित्रित कर रहा है कविता के माध्यम से, कि बीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, रूपक। बोलो पहचान लोगे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा क्या होता है,
उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का विच्छेद कौन बताएगा? बताइए, उत्प्रेक्षा का विच्छेद बताएं। हाँ, उत है, चलो ठीक है। उत और अपेक्षा, पेक्षा, उत धन प्रेक्षा। बताएं। देखो, एक तो इसका हो सकता है उत्पर इच्छा, एक हो सकता है उत्पेक्षा। जब उतः प्लस पेक्षा कह देंगे, विसर्ग हमारा जाके चला जाएगा, र में बन जाएगा हमारा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है इसको समझिए। उत्प्रेक्षा का मतलब जहां पर आपको क्या दिखेगा, मनु मन मनहु मानो, जनु जन, जन होगा, जान लिखा है, जनु जन जनहु जानो। ठीक है, या इसको ऐसे रखिए, मनु मन मानो जनु जन जानो। ठीक है, मनु मन मानो मनहु, जनु जन जानो जनहु। ये याद रख लीजिए। ठीक है, याद रखेंगे। इंग्लिश आज शाम से शायद होगी, इंग्लिश वाली प्रैक्टिस। क्या टाइपिंग नहीं होता? अच्छा, तो मनु मन मानो मनहु, जनु जन जानो जनहु, इनमें से कोई भी एक शब्द किसी भी रचना में अगर दिखा तो तुरंत पकड़ लेंगे कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। कोई परिभाषा रटने की या जानने की जरूरत नहीं हमें, कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या है, संभावना, यानी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है ना, कि मानो वह मनुष्य जो पीछे बैठा है वह रीजनिंग पढ़ाता हो, है ना। तो जैसे जैसे ही मैंने मानो बोल दिया, ठीक है, तो संभावना जताई जा रही है कि हो सकता हो कि यार ये ऐसा हो सकता है ना। तो जहां पर संभावनाएं आ गई, ठीक, जहां पर संभावनाओं की तलाश की जाए वहां पर क्या बनेगा, उत्प्रेक्षा। इसीलिए बोला जाता है मनु मन मानो जनु जन जानो, है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सरोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मतलब मानो ऐसा लग रहा है कि प्रभात पे कैसा है कि नील मणि चमक रही है ना। तो ये मानना हो गया, जहां पर ऐसा मानेंगे, माना x = y, ठीक है, जहां पर कुछ भी मान लिया वहां पर क्या बनेगा, उत्प्रेक्षा। कोई दिक्कत तुम लोगों को कमेंट करो। कितनी देर और चलेगी, डेटा खत्म हो गया। डेटा पैक एक्टिवेट कर लो, 11 रुपए का आता है ना। जियो का 11 रुपए का आता है ना, 1 GB कि 2 GB? 1 GB रहता है, 2 GB रहता है? 2 GB रहता है, 1 ही GB रहता है। पहले 2 था। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कुछ भी चल रहा हो। देखो, तो मनु मन मानो जनु जन जानो, ठीक है। तो जहां पर ऐसा दिखेगा वहां पे कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आ रहा है वैभव? हाँ, चलो अगला, अतिशयोक्ति। यहाँ पर देखो गलत लिखा है ना, अतिशयोक्ति। आधा सा नहीं होगा? हाँ, अच्छा, तो बोलते क्या है अतिशयोक्ति? अच्छा, बोल देते हैं लेकिन होता पूरा है, ठीक है। अतिशयोक्ति, ये पूरा है, सही है, ठीक। अतिशयोक्ति का मतलब वही है कि सुनो ना संगमरमर की ये दीवारें कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, है ना। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सांसी, चांद ने कहा चांदनी कसम कबो दिखबे ना है ना। ऐसा, ऐसी लड़की कहीं नहीं देखा, है ना। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, अतिशयोक्ति, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब अभी आग लगी नहीं थी, आग लगने से पहले पूरी लंका जल गई और सब भाग गए, है ना। ये क्या हो गया, अतिशयोक्ति, मतलब फेंकने की हद हो गई, है ना। हाँ, कोई फेंका होगा, फेंकने वाले। जैसे
चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ये बताओ कौन सा अलंकार है इसमें? हाँ, चांद सी महबूबा हो मेरी, ठीक है, तो यहाँ पर उपमा हुआ, ठीक है। और हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था ना, जैसा, हाँ यहाँ पर जैसा आ गया, हाँ तुम बिल्कुल वैसे ही, पूरा हमारा पूरा चांद सी महबूबा हो मेरी ऐसा मैंने सोचा था, और हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। उपमा ही है। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पर ये हो जाता कि तुम चांद से खूबसूरत हो या चांद जैसी हो, चांद के जैसा, लेकिन लास्ट वाली लाइन बदल दिया ना इसने, हाँ तुम बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, मतलब मेरे दिमाग में कुछ इमेज थी, तुम एकदम वैसे ही हो, खत्म बात, ठीक है। हाँ तो ये हुआ, यहाँ पर बोला उपमा। क्लियर है? हिंदी की वीडियो आएगी, अब देखते हैं कितनी देर में अपलोड होती है। अपलोड होने में कुछ 4-5 घंटे लेते हैं क्लास खत्म होने के बाद। देखो, तो अतिशयोक्ति का मतलब समझे, किसी चीज को एकदम बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया, ठीक है। और कोई उदाहरण आप लोग के दिमाग में, आप लोग का कुछ क्रिएटिव दिमाग कह रहा हो तो? चेतक वाला भी है एक। भारतेंदु जी आज होते तो आपका टक्कर नहीं दे पाते। अरे रहन दो, फर्जी अतिशयोक्ति हो गई है। इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। देखो अभी पढ़ा रहे अतिशयोक्ति का उदाहरण दे दिया इसने। इतना मजेदार पढ़ा रहे, आप लोग का नेटे बीच में खत्म हो रहा है। देखो अतिशयोक्ति समझ में आया? खत्म इसमें। कहाँ गया? ये है ना, अतिशयोक्ति तक हो गया। अभी मानवीकरण पढ़ेंगे। ये देखो इसमें लिखा है सुनो न संगमरमर। देखो देख लो, साकेत नगरी है यही स्वर्ग में से मिलने जगह जागरी, मतलब क्या ये भी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ना, देखो स्वर्ग में मिलने जा रही है ना, तो ये भी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। जहां पर आपको ऐसा लगेगा कि जहां पर चीजें बढ़ा चढ़ा के बोली जा रही हैं, वहां पर कौन सा अलंकार? अतिशयोक्ति अलंकार। मानवीकरण अलंकार, अलग अलग क्या लिखे हैं इसको? मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण का मतलब क्या है? मानवीकरण में मानव है, और मानव का करण यानी मानव के जैसा कर दिया जाए, ठीक है। जैसे किसी भी चीज को अगर हम मानव या कोई भी ऐसी निर्जीव चीज है उसको एडजेक्टिव कर दे, मनुष्य के जैसे कंपेयर कर दे, सजीव के जैसे कंपेयर कर दे, तो हमारा वहां पर कौन सा अलंकार? मानवीय अलंकार। मतलब ऐसी चीज जो हमने कल्पना की और बोल दिया कि ये हमारी उसके जैसा है, या जो भी है कि हम उसको सजीव कर दिए, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा? मानवीकरण। सिंपल। कोई भी ऐसा काव्य जिसमें कहा गया कि निर्जीव वस्तु को हम किस में कर दें? सजीव में कंपेयर कर दें। जैसे यही अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नगरी, ठीक है। या इसके पहले वाला जो था वो भी कि स्वर्ग से मिलने जा रही, ठीक है। तो ये भी हम मानवीकरण के अंतर्गत ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि कोई नगरी चल थोड़ी सकती है ना, लेकिन फिर भी वो चल के जा रही है, तो ये हमारा क्या बना? ये हमारा मानवीकरण हुआ। यहाँ पर भी हमारा क्या बना? मानवीकरण हुआ, ठीक है। चलो आगे देखिए। मानवीकरण का मतलब जहां पर भी आपको ऐसा दिखा कि फूल पत्ती को बोल दिया गया क्या है? मनुष्य जैसा है ना, या
फूल को बोल दिया, चांद को बोल दिया, पृथ्वी को बोल दिया, कोई भी ऐसी चीज है जिसको क्या बोल दिया, सजीव जैसा, मनुष्य जैसा प्रतीत करा दिया, वहां पर क्या बनेगा, मानवीकरण। असंगति में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है? हम्म इति क्यों हो जाएगा? इत होगा, केवल ती होगा। असंगत ई, ठीक है, असंगति हो गया, ठीक है। कौन सा प्रत्यय? ई लगेगा, ठीक है। ती प्रत्यय क्या होता है, मतलब ई बोली थी, तब सही बोली थी। तो असंगति अलंकार, यहाँ पे आवाज गूंज रही है ना, इसलिए मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही, बस। चलो देखो, असंगति का मतलब जिसमें संगति अलग हो जाए, ठीक है, या वो उसके जैसा ना रहे, जहां कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो, ठीक है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवर के, है ना, कि चोट मुझे लगी है और दर्द तुम्हें हो रहा है, होता है ना कभी कभी। हाँ, कुछ लोग जैसे होता है कि रात में कहेंगे कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो वो कहेंगे हम भी खाना नहीं खाएंगे आज, है ना, तो क्या बन गया वो, असंगति हो गया, ठीक है। इसको कहते हैं बेवकूफी, ठीक। पेट उसका दर्द कर रहा है तो अपना क्या कराए, अपना खा पी के सो आराम से। तो असंगति अलंकार, जहां कारण कहीं और हो और उसका कार्य कहीं और हो, वहां पे कौन सा अलंकार, असंगति। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परित गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। ये किसका है, असंगति का। दृग उर्झत टूटत कुटुंब, ठीक है, दृग आपस में उड़सते हैं, फिर टूटते हैं, फिर कुटुंब खराब होता है। फिर जुरत चतुर चित प्रीत, यानी जो चतुराई, जो प्रेम में जो चतुराई करेगा, इस प्रकार से। कि परित गांठ दुर्जन, ये कुल मिला के इसका मतलब ये है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़न से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, इसका अर्थ यही निकलेगा, ठीक है। या तो इसको ये कह लीजिए या तो इसको वो कह लीजिए। चलो अगला, विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब जहां पे ऐसा लगे कि विरोध हो रहा है, ठीक है। विरोधाभास में नाम क्या है, विरोध वाला। ऐसा काव्य जिसमें दो विरोधी चीजें एक साथ दिखाई जाए। जैसे सुलगी अनुराग की आग वहां, यहाँ पे देखो, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। बहुत बढ़िया है ये, जहां जल से भरे, ये अर्थ बता रहा है। देखो, सुलगी अनुराग की आग जहां वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां। तड़ाग मतलब तालाब। आग कहाँ लगी, तालाब में, है ना। हाँ, वो कौन सा कोई मुझे गाना याद आ रहा है, मतलब याद नहीं आ रहा है, आते आते रुक जा रहा है। इसमें ऐसे ही कुछ था कि आग कहीं और लगी है या ऐसे कुछ था। हाँ देखो, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां, यानी आग कहाँ लगी, अनुराग की आग। अनुराग मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम की आग लगी है कहां पर, जहां पूरी तरीके से जल भरा है, यानी जल में भी आग लग गई। इसका मतलब समझ रहे हैं कुछ, हाँ, कि दो लोग गए वाटर पार्क में, ठीक, अब आपस में क्या हुआ, नैन मटक्का हुआ, मिल गए, तो वहां पर यही वाला बोलेंगे कि सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां, ठीक है। रियल वाली आग नहीं लगी है, कौन वाली आग लगी है, प्रेम वाली आग लग गई है ना। तो ये इसका मतलब है, सुलगी अनुराग की आग वहां जल से भरपूर तड़ाग जहां, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से हमारे अलंकार समाप्त होते हैं। आग लगे सावन, अब की सजन सावन में आग लगेगी तन मन में, ये भी इसी का उदाहरण हुआ, ठीक। चलो
हाँ एक और आ गया याद, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। ठीक है, ये भी क्या है, आपस में विरोधाभास है। बहुत बढ़िया। चलो तो अलंकार हुआ समाप्त। बोलो अलंकार में कोई दिक्कत? पूरा अलंकार खत्म हो गया, जितने भी काम के थे सब खत्म। देखो अलंकार खत्म होता है, बताएं किसी को कोई दिक्कत? चलो थैंक यू। रस पढ़ना है तुम लोगों को?